नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाले मुख्य बिंदु रचना के आधार पर वाक्य भेद का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप लोग अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं। कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में रचना के आधार पर वाक्य भेद है। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद शुरू करने से पहले हम कक्षा 9वीं में जो पढ़ चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आपको पता ही होगा वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग हैं, ये सब आप जो है कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं, पर एक बार फिर इसे दोहरा लेते हैं। यहां पर आप देखिए, बच्चे ध्यान से देखिएगा, यहां पर 2 उदाहरण दिए गए हैं। सीमा विद्यालय जाती है, पहला, और दूसरा पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो ये जो है आपका वाक्य है। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। उसे हम वाक्य कहते हैं जो पूरा अर्थ जो है प्रकट करे। अगर इसी की जगह ये शब्द जो है, मान लीजिए विद्यालय, सीमा, जाति ऐसे करके लिखा जाता, या पंछी, उड़ते, है, में, आकाश, अगर ऐसे लिखे जाते तो जो है ये वाक्य नहीं कहलाते, क्योंकि तब ये जो है क्रमबद्ध रूप से नहीं है, और क्रमबद्ध रूप से नहीं होने के कारण इनसे जो है कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2 या 2 से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहते हैं। और एक उदाहरण है, देखिए आप इसे ध्यान से। सत्य की विजय होती है, यह एक वाक्य है क्योंकि इसका पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है, किंतु सत्य विजय होती वाक्य नहीं है क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। आगे देखिए, सत्य विजय होती, ये जो है आपका वाक्यांश है। वाक्यांश होता है कि शब्दों के ऐसे समूह जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए हम उन्हें वाक्यांश कहते हैं। दरवाजे पर, कोने में, कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हैं, इनको ध्यान से देखिए। वृक्ष के नीचे आदि का अर्थ तो निकल रहा है लेकिन पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए ये वाक्यांश कहलाते हैं। तो वाक्य क्या होता है बच्चे, ध्यान से रखिए, इसको सुनिए, और अगर चाहे तो आप इसे नोट भी कर लीजिए। वाक्य जो है, वाक्य क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं सार्थक शब्दों का समूह है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्रमबद्ध, व्यवस्थित और सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। अब हम दूसरे भाग पर आते हैं, वाक्य के अंग या घटक। आपको पता ही है, आपने 9th में इसे पढ़ा है। वाक्य के 2 अंग माने जाते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है, इंग्लिश में इसको सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। वह वाक्य का कर्ता होता है, माने वाक्य का कर्ता जो है वो उद्देश्य होता है। उसके लिए प्रयुक्त विशेषण भी उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण है आपका, देखिए, कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। यहाँ पर उद्देश्य आपका क्या है?
कुछ बच्चे, इस उदाहरण में कुछ बच्चे जो है उद्देश्य है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। विधेय, विधेय किसे कहते हैं? विधेय क्या है कि वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए या उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वह विधेय कहलाता है। जैसे उन लोगों ने बहुत मेहनत की। इस उदाहरण में बहुत मेहनत की विधेय है। इसके बाद देखते हैं अब हम आते हैं वाक्य के प्रकार या वाक्य के भेद। तो वाक्य जो है दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं इसे। पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, रचना के आधार पर वाक्य भेद है और रचना के आधार पर ये आपका 4 अंक का आएगा। अब यहां से आप बहुत ध्यान से इसे सुनिए और देखिए। रचना के आधार पर वाक्य भेद आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। सरल वाक्य आपका है सिंपल सेंटेंस, संयुक्त आपका है कंपाउंड सेंटेंस और मिश्र वाक्य आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो आपको रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसे आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब हम देखिए यहां पर, अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं यहां पर। पहला उदाहरण आप ध्यान से देखिए। राम गेंद से खेलता है। दूसरा देखते हैं हम, मोहन हंसता है। तीसरा है राजेश बीमार है। इसके बाद देखिए, माता जी ने शीला को एक साड़ी दी। फिर देखिए यहां पर आपके समक्ष जो है कुछ वाक्य रखे हैं, आप इन्हें ध्यान से देखिए। रावण तीनों लोकों का स्वामी बनना चाहता था। इसके बाद देखिए, वह प्रतिदिन घर का कार्य करने के बाद भी समय पर कार्यालय पहुंचती है। फिर देखिए, बिजली चमकती है, पानी बरसा। अब जो बच्चों आप ये वाक्य देख रहे हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। ये जो वाक्य हैं आपके, इसमें एक उद्देश्य है और एक विधेय है। ठीक है, कर्ता है और आपका इसमें जो है राम गेंद से खेलता है, मोहन, राम, मोहन, राजेश, माताजी, रावण, वह, बिजली, पानी, ये सब आपके जो है उद्देश्य है और इसमें विधेय। तो माने इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है आपका, एक ही क्रिया है आपकी। तो ये वाक्य जो है आपके, ये सारे जितने भी हैं ये सरल वाक्य के उदाहरण है आपके। सरल वाक्य या साधारण वाक्य, इसको हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। अब देखिए, सरल वाक्य को आप कैसे पहचानेंगे, क्या विशेषता हुई? ये जो हमने इतने सारे उदाहरण ऊपर देखे अभी, तो इनसे जो है क्या विशेषता निकल कर आई कि सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, इसमें एक ही क्रिया होती है और वो जो है मुख्य क्रिया होती है, इसमें उपवाक्य नहीं होते। अभी हम आगे जब संयुक्त और मिश्र पढ़ेंगे तब उस देखेंगे। तो जो उपर्युक्त उदाहरण अभी हमने जो है पढ़े हैं, देखे हैं, उनके आधार पर जो है ये निष्कर्ष निकल कर आया कि सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, इसमें एक ही क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया होती है और इसमें उपवाक्य नहीं होते। ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। अब जो है इन उदाहरणों और इन लक्षणों के आधार पर हमारी जो है सरल वाक्य की परिभाषा क्या आ रही है कि जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है वे साधारण वाक्य कहलाते हैं।
दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें हम साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। तो सरल वाक्य या साधारण वाक्य किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, हम आगे देखते हैं, कुछ उदाहरण और हम देखेंगे। ध्यान से देखिए। पहला उदाहरण है, मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। दूसरा देखिए, पहले हम सब उदाहरण पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। राम बाजार गया और संतरे लाया। इसके बाद देखिए, बादल घिरे तथा अंधेरा छा गया। वह बाजार गया और उसने सामान खरीदा। मजदूर मेहनत करता है परंतु उसे लाभ नहीं मिलता। मजदूर मेहनत करता है परंतु उसे लाभ नहीं मिलता। हम सब दिल्ली घूमने गए और वहां 4 दिन रहे। सच बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की किंतु वह नहीं आया। ये जितने भी उदाहरण हमने दिए हैं यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये उदाहरण जो है सरल वाक्य से भिन्न है, ठीक है। और ये जो उदाहरण है ये आपके संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से, इसके आधार पर हम देखते हैं कि संयुक्त वाक्य के क्या लक्षण जो है सामने आ रहे हैं। अब देखिए, संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक चिन्हों द्वारा जुड़े रहते हैं। अब ध्यान दीजिए ये चीज कि संयुक्त वाक्य में क्या है, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य हैं, वो भी स्वतंत्र वाक्य हैं और वो योजक चिन्हों के द्वारा जुड़े हुए हैं। जैसे आपने अभी उदाहरण देखे, और है, इसलिए, परंतु, किंतु, तथा, ठीक है। किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा इत्यादि, ये सब आपके योजक शब्द होते हैं। तो इसमें जो संयुक्त वाक्य की क्या लक्षण हमारे सामने निकल कर आ गए कि संयुक्त वाक्य में 1 से अधिक वाक्य होते हैं, पहला, ठीक है। और ये जो है योजक शब्दों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। 1 से अधिक वाक्य होते हैं और ये योजक शब्दों द्वारा जुड़े हुए होते हैं। योजक शब्द समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, ठीक है। अब इन लक्षणों के आधार पर हमारी परिभाषा क्या आ रही है संयुक्त वाक्य की। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य होती हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये दोनों पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होते हैं। माने अभी हमने आपको बताया कि संयुक्त वाक्य में क्या होता है, 2 स्वतंत्र वाक्य होते हैं और योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। स्वतंत्र होते हैं माने क्या हुआ, जब अगर हमने योजक शब्द हटा दिया तो क्या हो गया, दोनों के दोनों वाक्य जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और अर्थ देने में, पूरा अर्थ देने में सक्षम है, ठीक है। 2 वाक्य अलग अलग हो जाते हैं। जैसे वह गीत गाता रहा और दर्शक उठकर चले गए। अब इसमें अगर हमने और हटा दिया तो क्या हो जाएगा, वह गीत गाता रहा एक वाक्य हो गया और को हटा ही दिया हमने तो दर्शक उठकर चले गए, ये आपका दूसरा वाक्य हो गया। और दोनों वाक्य जो है अपने आप में स्वतंत्र है, अपना एक स्वतंत्र अर्थ दे रहे हैं। कभी कभी संयुक्त वाक्यों में क्या होता है कि अव्यय शब्द नहीं भी होता है, योजक शब्द तो उसमें होता है, कभी कभी नहीं भी होता। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल कुछ सुना रही हूँ कि मैंने उसे बहुत समझाया किंतु वह नहीं माना। किंतु अब मैं हटा दिया, यहाँ पर मैंने उसे समझाया, बहुत समझाया, वह नहीं माना, 2 वाक्य हो गए। लेकिन कभी कभी क्या है कि बीच में योजक शब्द जड़े नहीं होते, वहां पे नहीं लगे होते। जैसे क्या सोचा था क्या हो गया, क्या सोचा था क्या हो गया, दोनों ही यहाँ पर जो है क्या सोचा था एक वाक्य है और क्या हो गया दूसरा वाक्य है, ये आपके
संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अच्छा, अब देखिए हम चलते हैं, कुछ यहाँ पर और उदाहरण है। ये आपके तीसरे प्रकार वाक्य के उदाहरण है। आपने सरल वाक्य के उदाहरण भी देखे हैं बच्चों, संयुक्त के भी देखे हैं अभी आपने। अब जो है आप तीसरे प्रकार के वाक्य के उदाहरण देखिए ध्यान से। जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई। जो छात्र परिश्रम करते हैं वे ही सफलता प्राप्त करते हैं। जैसे ही सूर्यास्त हुआ चारों तरफ अंधेरा छा गया। यद्यपि वह दुबला पतला है तथापि वह ताकतवर है। वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। शिक्षक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। जो व्यक्ति कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। जब तू छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। यदि इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। ये आपके मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। अब यहां पर जो है आप देखिए कहीं कोई योजक शब्द नहीं है, ठीक है, और यहां पर दो वाक्य हैं। तो इस आधार पे जो है आपका क्या जो लक्षण सामने आ रहा है उसको आप देखिए, जो कि मिश्र वाक्य के लक्षण है, ठीक है बच्चों। रचना के आधार पे आपका तीसरा वाक्य भेद मिश्र या मिश्रित वाक्य है। तो अभी आपने इसके उदाहरण देखे। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। उनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा अन्य एक या अधिक से उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। यह उपवाक्य परस्पर व्याधिकरण योजकों जैसे कि, यदि, अगर, तो, तथापि, इसलिए आदि से जुड़े हुए होते हैं। जब दो ऐसे वाक्य मिले जिनमें एक मुख्य उपवाक्य तथा एक गौड़ अथवा आश्रित उपवाक्य हो तब मिश्र वाक्य बनता है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब इसमें जो है आप समझिए, हालांकि इसका वीडियो हम आपको अलग से जो है समझाएंगे विस्तार से। अभी आप मिश्र वाक्य को समझने के लिए इसे समझिए। प्रधान उपवाक्य, जिस वाक्य में जो उपवाक्य स्वतंत्र होता है एवं उसकी क्रिया मुख्य होती है वह मुख्य या प्रधान उपवाक्य कहलाता है। जैसे मोहन ने कहा कि वह नहीं खाएगा। इस वाक्य में मोहन ने कहा प्रधान उपवाक्य है। स्वतंत्र उपवाक्य को ही प्रधान उपवाक्य भी कहा जाता है। इसके उपवाक्य व्याधिकरण योजकों से जुड़े होते हैं क्योंकि, इसलिए, चूंकि, इस कारण, यद्यपि, तथापि, यदि, तो, अर्थात, मानो, यहाँ तक, ताकि, जिससे कि ये सब आपके जो योजक शब्द हैं इनसे ये जुड़े होते हैं। अब इसी में जो है दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। जिस वाक्य में जो उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होता वह आश्रित कहलाता है। जैसे मोहन ने कहा कि वह नहीं खाएगा। इस वाक्य में वह नहीं खाएगा आश्रित उपवाक्य है और मोहन ने कहा वो प्रधान है। अब आपके लिए बच्चों ये अभ्यास कार्य है, ये प्रश्न है, ये आपको अपनी कक्षा कार्य कॉपी पर करने हैं। आपको इसमें क्या करना है, रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद आ रहे हैं प्रत्येक वाक्य को पढ़ेंगे और फिर रचना के आधार पर वो किस प्रकार का वाक्य है, सरल है, संयुक्त है या मिश्र है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। देखिए जैसे पहला, वह सुबह गया और शाम को लौट आया।
ये आपका संयुक्त वाक्य है। और योजक शब्द को अगर हम हटा दें तो यहाँ पर दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं, दोनों के पूरा का पूरा अर्थ दे रहे हैं दोनों वाक्य। सीमा को खेलना भी अच्छा लगता है और सोना भी, ये आपका संयुक्त है। सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे, सरल वाक्य है। जो घड़ी उसके पास थी वह ठीक नहीं थी, जो वह, ये आपका मिश्र वाक्य है। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। उसने बहुत परिश्रम किया, किंतु हटा दीजिए, यहाँ पर ये भी आपका संयुक्त वाक्य है। किंतु हटाने से दोनों जो है स्वतंत्र वाक्य है। जब दुर्घटना की खबर सुनी तब मन दुखी हो गया, जब तब यहाँ पर आपका मिश्र वाक्य है। छुट्टी हुई और बच्चे घर चले गए, ये आपका संयुक्त वाक्य है। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण हमने आपको जो है अभी बता दिए हैं। इसके आगे जो दिए हैं ये आप अपने आप से करिए, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप पूछेंगे। और इसी के साथ जो है रचना के आधार पर वाक्य भेद अब यहीं समाप्त होता है। इसका दूसरा भाग हम जो है लेकर फिर उपस्थित होंगे, जिसमें आपको उपवाक्य के प्रकार जो है बताए जाएंगे और उसी के साथ जो है आपको वाक्य रूपांतरण, वाक्य का परिवर्तन कैसे किया जाता है सरल से संयुक्त में, संयुक्त से मिश्र में, वो आपको जो है बताया जाएगा। धन्यवाद।